हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि RO के लिए जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उसको मैं आप लोगों के सामने रखूँगी और मैं क्वेश्चंस रखूँगी और उसके लिए आपको 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच तक का समय दिया जाएगा। उसके बीच में आपको आंसर देना है, क्योंकि बहुत टाइम नहीं देने वाले हैं बिकॉज क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, 120 समथिंग क्वेश्चंस हैं। और इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो इसलिए 5 से 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अनुसार समय दिया जाएगा। छोटा क्वेश्चन होगा, 1 लाइनर होगा तो 5 सेकंड्स, और बड़े क्वेश्चंस होंगे तो 10 सेकंड्स का समय दिया जाएगा। उसके बीच में आपको आंसर कमेंट करने हैं और आपके आंसर मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आ जाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, पहले ही लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लेक्चर देखने के चक्कर में आप लोग भूल जाते हैं बाद में लाइक करना। तो लाइक कर दीजिएगा और जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बाकी मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए बिना लेट किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट मतलब अभी तक RO में जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम लोग इस लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पार्ट हम लोग का मिडल हिस्ट्री आएगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आएगा। मतलब टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, अपना सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। तो अभी जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे 4 दिख रहे हैं कि हड्डी से निर्मित आभूषण जो है मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ये ऑप्शन है सराय नाहर से, महदहा से, लिखैया से, चौपानी मांडो से। अब चारों में से जो आंसर आपको सही लग रहा है वो आप इसमें टिक करेंगे। जल्दी आपके आंसर आ जाने चाहिए। यहाँ पे ये मतलब जो RO में था, ये क्वेश्चन आया था मेंस में 2013 में। तो जिसमें इसमें आयोग ने 2 आंसर को यहाँ पे सही माना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से आंसर यहाँ दीजिए, लेकिन जो आयोग ने आंसर माना है वो मैं आपके सामने यहाँ बताऊँगी। आपका टाइम समाप्त हो चुका है। तो जो आंसर होगा यहाँ पे आयोग ने जो माना है सराय नाहर राय से भी और महदहा से भी, तो यहाँ पे उन्होंने दोनों आंसर को सही माना। तो जो उस टाइम दोनों में से कोई भी सही किया होगा तो उसका सही चला गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगी। 1 मिनट गाइज, मिनिमाइज नहीं हो रहा है बट चलिए ऐसे में पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक ए नाम से है, दूसरा मतलब एक अभिकथन, एक को ए अभिकथन कहा गया था, दूसरे को कारण यानी रीजन बताया गया है। ठीक है, तो पहला अभिकथन एक क्या कहता है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। क्या कह रहा है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। रीज़न इन्होंने क्या दिया? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो क्या इसी कारण प्रवेश किया? मतलब कारण जो है वो अभिकथन से मैच करना चाहिए। क्या इसी कारण से उन लोगों ने प्रव्रजन किया? तो सही उत्तर का चयन कीजिए। है कि ए और आर दोनों सही है और ये दोनों की सही व्याख्या करता है। RAC की सही व्याख्या करता है। दोनों सही है लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए? आपका टाइम स्टार्ट होता है, आंसर दीजिए। आंसर आ गया होगा आप लोग का। चलिए इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर होगा गाइस ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। इसी कारण जो विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोग थे उन्होंने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में क्या किया था? प्रव्रजन किया था। ठीक है, भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में क्या किया था? प्रवेश किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता है, भीमबेटका है, बाघ है या अमरावती है? आपका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? भीमबेटका आंसर क्या है? एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों का भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक मतलब कुछ स्थल दिए गए हैं जो मध्य पाषाण काल के स्थल हैं, उनको भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पैसरा, लेखैया, बीरभानपुर, महदहा। ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी जिसे आता है वो अपना करे। क्या क्या है, पैसरा, लेखैया, बीरभानपुर, महदहा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 2 3 1, 4 2 1 3, 1 4 3 2 या 2 4 1 3। यहाँ पे क्या सही होना चाहिए आप खुद बताइए, दीजिए। फिर से मैं आंसर यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, ऑप्शन क्या क्या होना चाहिए, पहले क्रम से क्या होगा। अब तो आंसर आ जाना चाहिए। अब तक क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, महदहा पहले होगा, ठीक है। और महदहा कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ यूपी में। सेकंड पे लेखैया, लेखैया, ठीक है। लेखैया जो है वो आपका मिर्ज़ापुर में पड़ेगा, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। उसके बाद आ जाते हैं पैसरा, पैसरा कहाँ पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा। पैसरा कहाँ पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा। और बीरभानपुर जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो पहला हो जाएगा महदहा, फिर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, लेखैया, फिर पैसरा, फिर बीरभानपुर। यानी कि 4 2 3 1, 4 2 1 3, 4 2 1 3 किस ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये बताना है, कूट मिलाना है कि जो हड़प्पा संस्कृति थी वो किस नदी पर अवस्थित है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन कूट नहीं, चलिए कूट मैं अभी दिखा दूंगी, पहले आप लोग मिला लीजिए कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। हड़प्पा के सामने भोगवा नदी है, कालीबंगा के सामने घग्घर नदी है, लोथल के सामने रावी नदी है और रोपड़ के सामने सतलज नदी है। तो कौन सा जो हड़प्पा स्थल था वो सिंधु घाटी स्थल था, वो किस नदी के किनारे, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये देख लीजिए, अपना लिख लीजिए कि खुद सामने लिख लीजिए, फिर अभी ऑप्शन दिखा दूंगी, उसके हिसाब से आप अपना आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसने रिवीजन किया होगा फटाफट बता लेगा। तो चलिए बता देते हैं फटाफट, अब आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो अभी आंसर दिखा देंगे। तो हड़प्पा क्या हो जाएगा, रावी यानी ए का 3, कालीबंगा घग्घर यानी बी का 2, लोथल यानी कि भोगवा 3 2 1, रोपड़ का सतलज। यानी जिस ऑप्शन में 3 2 1 4 होगा वही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी 3 2 1 4 किस ऑप्शन में बैठा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन है रोपड़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। इसका आंसर तो बिना मतलब सोचे समझे आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार है उसका साक्ष्य हमें कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है भाई, चलिए देख लेते हैं। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, या अपने उद्योग के लिए, किसके लिए जानी जाती है, फटाफट आपको। लेकिन इसको भी जानते हैं, कूट मिलाना है, ऐसे नहीं बताना 1 2 3, कूट से बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें उद्योग धंधे भी थे, नगर नियोजन तो वहाँ का अच्छा खासा माना ही जाता है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा है तो वहाँ का फेमस है, ठीक है। और कृषि संबंधी कार्य, तो ये उपयुक्त सभी जो चारों ऑप्शन है सभी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहाँ से मिला है, ऑप्शन है आपके कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या बनावली। तो आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ में कहाँ से मिला है। आंसर आ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है भारत की। और इसमें हाथी दांत का जो पैमाना है वो कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है ये हाथी दांत का पैमाना, लोथल से मिला, सॉरी धौलावीरा पट्टी लग गया, लोथल से मिला। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला गाइस, ये मिला है लोथल से मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी कूट मिलाना है कि भैया किसने किस मतलब ये जो स्थल है
वो खोज किसने की है? तो यहाँ इसके सामने लिखा हुआ, जैसे हड़प्पा के सामने NG मजूमदार लिखा है 1936-37 ईस्वी में। हस्तिनापुर की खोज जॉन मार्शल ने 1913 से 34 के बीच की। तक्षशिला दयाराम साहनी, ठीक है। कौशाम्बी बीबी लाल। तो ये आपको कूट मिलाना है। 2017 में क्वेश्चन पूछा था मेंस में। तो चलिए आप लोग टिक करिए इसको, इसके सामने लिख लीजिए। अभी मैं ऑप्शन बता दूँगी। ये मिनिमाइज नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। चलिए मैं ऐसे राउंड कर दे रही हूँ, आप देखते रहिए और इसको आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। आ गया होगा आंसर अब। चलिए अब हम भी टिक करते हैं और अपना मैच करिए क्या आपने सही बताया, ठीक है। तो हड़प्पा जो है, ये हड़प्पा का किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। दयाराम साहनी ने किया था। और हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर की बीबी लाल ने किया था। हस्तिनापुर का बीबी लाल ने किया था। अगर तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला का मार्शल ने किया था, ठीक है। यानी कि 1 का 3 हो जाएगा और B का 4 हो जाएगा और C का 2 हो जाएगा और बचा एक क्या आपका बचता? कौशाम्बी। तो कौशाम्बी ने का किसने किया था? मजूमदार ने किया था। तो 1 हो जाएगा, यानी जिस ऑप्शन में कूट में 3 4 2 1 होगा वही सही हो जाएगा। तो 3 4 क्या था? गलत हो गया लग रहा मिलाने में। 3 4 2 1 जिसमें था वो सही हो गया, यानी C ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना। मतलब ये सभ्यताएं हैं जिसका हमें क्या करना है? दक्षिण उत्तर से, नॉर्थ से साउथ क्या है, क्रम लगाना है। तो यहाँ पे है, आप लोग आंसर देखिए क्या है, सही है। ये शायद मतलब रेयरली कोई लोग लगा पाएंगे। चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा एस्टेक, माया, मुइज्का, इंका, ठीक है। ये 2016 में आया था, 2016 में प्री में पूछा था आरओ के एग्जाम में। तो ये हो जाएगा, ठीक है। जो एस्टेक सभ्यता है इसका विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था, ठीक है। किसका था? ये मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। यानी किसका? अगर देखा जाए एस्टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको से हुआ है। और माया सभ्यता का विस्तार जो है, माया की बात करें तो ये है मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग, यानी दक्षिणी मैक्सिको से लेकर के दक्षिणी ग्वाटेमाला, यहाँ सब होंडुरास, अल सल्वाडोर यहाँ तक था। और मुइज्का की बात करें तो एक कोलंबिया के पूर्वी भाग में फैली हुई थी, ठीक है। और इंका सभ्यता का देखें तो दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर के दक्षिण में सेंटियागो तक ये था। तो इस तरीके से ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो बिना सोचे समझे फटाफट लगाइए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो है आपका ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में देखा जाए तो 4 वेद हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्राचीन अगर देखा जाए तो वेद सबसे ज़्यादा प्राचीन है और उसमें 4 वेद हैं। कितने हैं? 4 वेद हैं, जिसमें 4 वेद में क्रमशः अगर देखा जाए तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक अथर्ववेद, ठीक है। ये अथर्ववेद है। और सबसे जो ये 3 वेद जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको त्रैवेद भी कहा जाता है। त्रय के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद बाद में लिखा गया इसीलिए इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, त्रैवेद के नाम से। लेकिन वेद जो हैं वो 4 हैं और सबसे पुराना ऋग्वेद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कूट में आपको मिलाना है कि कौन सा किससे संबंधित है। ऋग्वेद में किसकी बात की गई है, यजुर्वेद में किससे संबंधित है, सामवेद और अथर्ववेद। तो चलिए आप बताइए आंसर। आप यहीं लिख लीजिए, अभी कूट दिखाएंगे उसी से फटाफट आंसर दे दीजिएगा। आंसर अब तक आ गया होगा। तो ऋग्वेद का जो संबंध अगर देखा जाए तो किससे होगा? पहले तो जिसका नहीं पता है वो छोड़ दीजिए, जिसका पता हो उसको कर दीजिए। एलिमिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एलिमिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का संबंध किससे है? श्रोत एवं प्रार्थनाओं से है, ठीक है। यजुर्वेद का संबंध देखें तो श्रोत एवं कर्मकांड से है। सामवेद का संबंध संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद जो है जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीभूत करना, ये सारे इससे संबंधित हैं। यानी फर्स्ट का हो जाएगा 4, ठीक है। सेकंड का बी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 1 एंड डी का हो जाएगा 3। यानी जिस कूट में 4 2 1 3 होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए में ही बैठा तो यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अभी हम लोग जैसा कि सॉल्व कर चुके हैं। ऋग्वेद क्या है? तो ये है श्रोतों का संकलन है, ठीक है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का
अब आपको ये बताना है कि नचिकेता और यम का जो कई बार क्वेश्चन पूछा है, नचिकेता और यम का उपदेश कहाँ मिलता है? यम का, नचिकेता और यम का कहाँ पर मिलता है उपदेश? तो किस उपनिषद से मिलता है? तो कठोपनिषद से मिलता है। किससे मिलता है? कठोपनिषद। कठोपनिषद में क्या है? यम और नचिकेता का संवाद बताया गया है, जिसमें जो आचार्य यम है उन्होंने ये नचिकेता को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि ये जो आत्मा है, ये जो आत्मा, इसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी इसकी मृत्यु होती है। ये आत्मा जो है वो कैसी है? अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। और कठोपनिषद की बात करें तो ये किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है? कृष्ण यजुर्वेद का ये उपनिषद है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का क्या है? उपनिषद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन इज संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। आंसर आपको बताना, फटाफट बताइए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। संस्कृत क्या है? सही है। तो ये मौलिक रूप से संस्कृत में लिखी गई है। और ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये धार्मिक ग्रंथ जो हमारा महाभारत है उसका एक क्या है? पार्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? वासुकी। ठीक है, तो समुद्र मंथन के लिए जो मथानी के रूप में मंद्राचल पर्वत, कौन सा पर्वत था वो? मंद्राचल पर्वत था, मंद्राचल पर्वत। और रस्सी के रूप में जो सर्प के राजा थे वासुकी, इन्हीं का प्रयोग किया था। तो इसमें क्या हुआ था? जो विष्णु जी थे उन्होंने किसका अवतार धारण किया था? कूर्मा अवतार का। विष्णु जी ने कूर्मा अवतार धारण करके मंद्राचल पर्वत को क्या किया था? अपने ऊपर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है? कभी कभी मंडल भी पूछ लेगा तो पूछ सकता है। तो क्या हो जाते हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल हैं। और टोटल कितने सूक्त हैं? इसमें 10 मंडल हैं। सूक्त इसमें 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और इसमें ऋचाएँ जो हैं 10,552 है। ठीक है, कभी कभी 10,580 भी कहीं कहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये है मंडल, खाली याद रखिए। और इसमें जो इसके ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वो कौन कौन से 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ठीक है, एक है एतेरे और दूसरा है कौशितकी। दूसरा क्या है? पहला एतेरे, दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। ठीक है, और ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? होता कहते हैं। ऋग्वेद में जो पुरोहित होते हैं उनको होता कहा जाता था। ठीक, और इसके जो मंडल हैं, टोटल मैंने बताया 10 मंडल हैं। तो दूसरे से 7वें मंडल, ठीक है, दूसरा और दूसरे से लेकर के 7वां मंडल जो है वो प्राचीन माने जाते हैं। दूसरे से 7वें मंडल जो कि सबसे प्राचीन माने जाते हैं। और इन्हीं 2 से 7वें मंडल जो प्राचीन है, इसी को किस नाम से जाना जाता है? वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वंश मंडल नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रथम की बात करें और दशम की बात करें तो ये अर्वाचीन है। प्रथम और दशम का मंडल जो है वो अर्वाचीन है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। तो अघन्या जो है गाय के लिए। गाय बहुत पूजनीय मानी जाती थी। गाय को मारना, उसे घायल करने वाले व्यक्ति को वहाँ पर मृत्यु दंड दिया जाता था, देश से निकाल दिया जाता था। ऐसी व्यवस्था वेदों में की गई थी। तो ये अघन्या शब्द का प्रयोग जो है ये किसके लिए किया गया? गाय के लिए किया गया है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय, पुरोहित। इसका आंसर बताइए फटाफट। आंसर बहुत आसान है, तो ये क्या हो गया? उपाध्याय। तो वैदिक काल में जो जीविकोपार्जन मतलब अपने जीविका के उपार्जन के लिए जो वेद वेदांग पढ़ाते थे, उनके जो वो जो अध्यापक होते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है, इसमें आचार्य लोग क्या करते थे? गुरुकुल की स्थापना करते थे और अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, लेकिन और कोई शुल्क नहीं लेते थे। वहाँ पे कोई शुल्क नहीं लेते थे, लेकिन जो शिष्य देता था दक्षिणा उसको स्वीकार कर लेते थे। ठीक है, और यजुर्वेद ये आपको ध्यान रखना है। और अध्वर्यु क्यों दिया गया है? तो यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको अध्वर्यु कहा जाता था। ठीक है, और ये पुरोहित बताया कि उसके पुरोहित जो होते थे
पुरोहित पता ही है, आचार्य बता ही दिया, उपाध्याय बता ही दिया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो इसका आंसर बताइए फटाफट। वेरी गुड। गोपथ ब्राह्मण संबंधित किससे है? अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, जिसमें ऐतेरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, बहुत सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ऐतेरेय ब्राह्मण और कौशितकी अभी तो जस्ट मैंने बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में कि ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, वहीं पर अगर तांडव ब्राह्मण की बात करें, षड्विंश ब्राह्मण की बात करें, पंचविश ब्राह्मण की बात करें, जैमिनीय ब्राह्मण की बात करें, तो ये सब सामवेद से संबंधित है। ठीक, और शतपथ ब्राह्मण, शतपथ की बात करें, शतपथ कई बार पूछा है, इसका संबंध जो है यजुर्वेद से है। और वहीं गोपथ की बात करें तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो किससे जानी जाती थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? जय संहिता। महाभारत अगर देखा जाए तो उसका जो प्रारंभिक रचना काल था उसमें 8800 श्लोक थे। ठीक है, तब इसे किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता नाम से। जब इसका दूसरा संस्करण आया तो उसे भारत के नाम से जाना गया, जिसमें श्लोकों की संख्या, जब भारत के नाम से जाना गया तब इसके श्लोकों की संख्या कितनी थी? 24,000 थी। ठीक है, अब वर्तमान में देखें तो 1,00,000 श्लोक हैं इसमें, और जो कि इसका अंतिम संस्करण है जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो किस राजवंश का ऐसा अभिलेख था जिससे पता चलता है कि ये शाक्य मुनि, लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य है, शुंग है, सातवाहन है, कुषाण है। कैसे पता चलता है? किससे पता चलता है? क्या होगा सही आंसर? मौर्य। ठीक है, मौर्य क्या है? मौर्य से पता चलता है कि ये क्या है? मौर्य जो वंशीय शासक अशोक का एक अभिलेख है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, तो अभी मैं नहीं बताऊंगी वो अभिलेख, तो उसी अशोक का अभिलेख है जिससे ये सूचना मिलती है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और ये जो अभिलेख है इसमें ये बताया गया है कि जो अशोक जो हैं वो राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आए थे, और उन्होंने क्या किया था? उस स्थल की, ठीक है, उस स्थल की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और साथ ही क्या हुआ था? इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे क्या किया था? कर से छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उसमें उल्लेख मिलता है। और वो कौन सा अभिलेख है वो अभी बताया जाएगा आगे। कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा रुमनदेही स्तंभ अभिलेख। तो आपको बताना है, अभी जस्ट मैंने बताया कि मौर्य वंश के शासक अशोक के अभिलेख से, तो वो कौन सा है अशोक का अभिलेख जिससे पता चलता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रुमनदेही स्तंभ अभिलेख, जिससे पता चलता है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया अभी। चलते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न में कौन कौन सा है? त्रिपिटक है कि बुद्ध धम्म संघ है, शील समाधि संघ है, सत्य अहिंसा करुणा है, क्या है? तो क्या हो जाएगा आंसर? बुद्ध धम्म संघ। क्या हो जाएगा? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म जो त्रिरत्न है उसका मतलब हो जाएगा बुद्ध धम्म एवं संघ। बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी शिक्षाओं को संकलित कर दिया गया, संकलित करके उसके 3 भागों में बांट दिया गया, इसीलिए इसको त्रिपिटक कहा गया। तो त्रिपिटक जो कहा जाता है वो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानीक, उदयन, बोधि, निचक्षु। आंसर आपको बताना है, फटाफट बताइए। क्या आंसर हो जाएगा? उदयन। महात्मा बुद्ध जो है वो वत्सराज उदयन जो थे उन्हीं के काल में कौशाम्बी आए थे, और उदयन ने क्या किया था? पिंडोला भरद्वाज। कौन थे? पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद क्या किए थे? घोषिता राम विहार बौद्ध भिक्षु संघ। मतलब अभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि घोषिता राम विहार बौद्ध भिक्षु संघ को दान में किसने दिया था? तो उदयन ने दिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? आनंद ने, महाकश्यप, मोगलीपुत्र या उपाली? किसने किया? आपको बताना है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किस एक ने किया? फटाफट बताइए। पता हो गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, जब बुद्ध की मृत्यु होती है उसी के तुरंत बाद क्या होता है? कहाँ हुई थी? राजगृह की
कौन सी गुफा थी वो? सप्तकर्णी गुफा थी। सप्तकर्णी गुफा थी, उसी में ये किया गया था। और उस समय जब ये किया गया तो कौन कराया? मगध का उस टाइम जो शासक था वो था अजातशत्रु। कौन था मगध का शासक? अजातशत्रु था। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो महाकश्यप ने की थी। ठीक है। और इसमें बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद और उपाली उपस्थित थे। और इसमें क्या हुआ था? प्रथम जो संगीति हुई थी उसमें जो बुद्ध की शिक्षा थी, इसमें बुद्ध की जो शिक्षा थी उसका संकलन होता है और उसका संकलन करके उसको दो भाग में, सुत्त और विनय नामक दो पिटक में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है। फिर जो आनंद थे, आनंद धर्म के, और जो आनंद थे वो धर्म के और उपाली विनय के। आनंद धर्म के और उपाली जो थे वो विनय के प्रमाण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी किसके टाइम में हुई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट बताइए। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किसके काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। प्रथम तो मैंने बता दिया था कि मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह स्थित सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। सप्तकर्णी कहीं कहीं सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है। और द्वितीय बौद्ध, अब द्वितीय भी बता देना, चौथा भी आ गया है। और सेकंड जो हुआ था वो क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। और कालाशोक के टाइम में वैशाली में। और तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में। और उस टाइम जो अध्यक्षता किया था वो कौन था? मोगलीपुत्र तिस्य के थे। तीसरा वाला जो थे वो मोगलीपुत्र तिस्य थे। ठीक है, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथी कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन या कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र अध्यक्ष थे। और कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि वैशाली में हुआ था और कालाशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, किस काल से संबंधित है? कुषाण, गुप्त, वर्धन काल या फिर राजपूत काल? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुप्त काल से। तो भूमि स्पर्श मुद्रा जो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है। और ये जो प्रतिमा है उसकी आध्यात्मिक मुद्रा में है, गंभीर मुस्कान है, ध्यान भग्न मुद्रा है। ठीक है, इस तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आनंद, गोसाल, वसुमित्र या सुभद्र? आंसर बताइए फटाफट। आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्र हो जाएगा। ठीक है, सुभद्र वही अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में क्या किया था? रूपांतरित किया था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक या योगाचार? आंसर बताइए फटाफट। किसके हो जाएंगे? माध्यमिक। ठीक है, ये माध्यमिक जो है ये इसको शून्यवाद भी कहते हैं। माध्यमिक को शून्यवाद भी कहते हैं। तो इस मत के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। इनकी एक रचना है नागार्जुन की, माध्यमिक कारिका। क्या इनकी रचना है नागार्जुन की? माध्यमिक कारिका है। ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? सापेक्षवाद भी कहा जाता है। माध्यमिक कारिका को क्या कहा जाता है? सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार क्या है कि प्रत्येक वस्तु जो है किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उसी पर क्या है? निर्भर है। मतलब अगर उत्पन्न हुई है तो वो उसी पर निर्भर है। और नागार्जुन ने क्या किया था? जो प्रतीत समुत्पाद है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, प्रतीत समुत्पाद है, इसको ही शून्यता कहा है। किसको शून्य? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसको शून्यता कहा है? तो प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में विचार करें। चैत्य और विहार में क्या अंतर है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, आरओ में भी, पीसीएस में भी, तो उसको ध्यान रखिए। और आईएएस में भी पूछा जा चुका है। तो ये बताइए, बिहार, चैत्य और विहार में आपको अंतर बताना है। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आंसर कमेंट करिए फटाफट।
क्या हो जाएगा आंसर इसका कि चैत्य जो है वो क्या होता है, एक पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार क्या होता है, एक निवास स्थान होता है। चैत्य की अगर हम बात करें चैत्य की, तो चैत्य का अर्थ क्या है शब्द, इसका मतलब होता है चिता संबंधी। मतलब कि जब शवदाह किया जाता था, शव को जलाया जाता था, तो उसके बाद जो बचे हुए अवशेष थे उनको भूमि में डाल दिया जाता था, भूमि में गाड़ करके उसके ऊपर समाधि बना दी जाती थी। तो जो समाधि बना दी जाती थी उसको पहले चैत्य स्तूप कहा जाता था, ठीक है। और इन्हीं समाधियों में जो महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, तो इसी को क्या किया गया, चैत्य उपासना के केंद्र बना दिए गए, ठीक है, यानी पूजा स्थल बना दिया गया। और चैत्य गृह के समीप क्या होता था, भिक्षुओं को रहने के लिए, इसी के समीप क्या होता था, भिक्षु के रहने के लिए, भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बना दिए गए, जिसे क्या किया गया, विहार कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ पे स्थित है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहला जो बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, वो कहाँ हुई थी, तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, ठीक है। राजगृह या राजगीर जो है ये कहाँ पर स्थित है, बिहार के नालंदा जिले में, बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। और राजगीर की जो है वो कहाँ पर स्थित है, कौन सी पहाड़ी पर, तो ये जो है वो बैभरा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर, बैभरा पहाड़ी पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्यगृह स्थित है, कहाँ पर, पीतलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में या बेड़सा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, फटाफट बताइए आंसर क्या हो जाएगा। हीनयान अवस्था का जो विशाल एवं विकसित शैलीकृत चैत्यगृह स्थित है वो कहाँ पर है, कार्ले में स्थित है, ठीक है। कार्ले जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर, बिहार, यूपी, बंगाल, गुजरात, कहाँ पर स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, एक आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित है, जो कि शिक्षा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। अब यहाँ पे कूट मिलाना है, सुमेलित करना है। चलिए देख लेते हैं कि कौन से आचार्य किस सिद्धांत के समर्थक हैं। चलिए देख लेते हैं। लकुलिश के सामने अजीवक लिखा है, नागार्जुन के सामने शून्यवाद लिखा है, भद्रबाहु के सामने पाशुपत लिखा है, गोसाल के सामने जैन लिखा। अब आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बताइए, अभी कोड मिला देंगे, आप अपने उस पर पेज पर लिख लीजिए, पेज और पेन लेकर के बैठा करिए जब भी इस टाइप का टेस्ट हो। चलिए बताइए फटाफट। आंसर आ जाना चाहिए अब तक। चलिए देख लेते हैं। लकुलिश जो हैं, लकुलिश के कौन हो जाएंगे, पाशुपत हो जाएंगे, ठीक है। लकुलिश के कौन हो जाएंगे, मतलब लकुलिश ने पाशुपत सिद्धांत को माना था। नागार्जुन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, शून्यवाद के लिए हैं, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। भद्रबाहु, भद्रबाहु कहाँ से थे संबंधित थे, जैन धर्म से संबंधित थे, ठीक। और गोसाल जो हो जाएंगे अजीवक। तो जिस कूट में 3241 होगा वही सही हो जाएगा, 3241 यही सही है, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए, उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चलिए ठीक है, काल क्रमानुसार बताना है। तो अभी कूट बता रहे हैं, पहले आप देख लीजिए। अभिनंदन है, विमलनाथ है, मुनिसुव्रतनाथ है, पद्म प्रभु हैं, इसमें आपको बताना है। अच्छा ये बताइए, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते थे, टोटल कितने, 24 तीर्थंकर समय समय पर आते हैं, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसी में से अगर आपको क्रम तो पता नहीं होगा, अगर पढ़े होंगे तो क्रम पता होगा, ठीक है। तो इसमें टोटल 24 है। 24 का नाम मैं बता दूँ, लेकिन वैसे 24 नाम नहीं याद होना चाहिए। आप ऊपर के 5-6 याद कर लीजिए और नीचे के 5-6 याद कर लीजिए, उसी से आपका क्रम मिल जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए मैं वैसे 24 नाम बता दे रही हूँ, उसके बाद आप अपना अगर नहीं पता तो मैच कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट पे ऋषभनाथ, ये तो आपको पता ही होगा, ऋषभनाथ पहले पे ही आते हैं। सेकंड पे अजितनाथ आते हैं। थर्ड पे संभवनाथ आते हैं, लिखूंगी नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा टेकिंग है, ठीक है। ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन। 5वें पे सुमतिनाथ, 6ठे पे पद्मप्रभ, 7वें पे सुपार्श्वनाथ, 8वें पे चंद्रप्रभ, 9 में पुष्पदत्त, 10 में शीतलनाथ, 11 पे श्रेयांसनाथ, 12 में वासुपूज्य, 13 में विमलनाथ, 14 में अनंतनाथ, 15 में धर्मनाथ, 16 में शांतिनाथ, 17वें नंबर पे आते हैं कुंथुनाथ, 18वें नंबर पर अरनाथ, 19वें पे मल्लीनाथ, 20वें में मुनिसुव्रत, 21 में नेमीनाथ, 22 में एक में नमीनाथ आते हैं, 22वें में नेमीनाथ या अरिष्टनेमी, और 23वें में पार्श्वनाथ, 24वें में महावीर स्वामी आते हैं। तो अभिनंदन किस में आते हैं, अभी मैंने पढ़ा था, तो ये 4थे नंबर पर आते हैं, ठीक है। विमलनाथ की बात करें तो ये 13वें नंबर पर आते हैं,
और मुनि श्रुवतनाथ की बात करें, किसकी, मुनि श्रुवतनाथ की बात करें तो ये आते हैं 20वें नंबर पे। और पद्म प्रभु की बात करें तो ये किस नंबर पर आते हैं, पद्म प्रभु ये आते हैं 6ठे नंबर पे। तो इस तरीके से जो कूट हो जाएगा 1 4 3 सॉरी 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 जहाँ होगा वही आंसर हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा ये है ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, फिर कूट मिलाना है, बताना है कि कौन सा स्थल किस तीर्थंकर से संबंधित है। ठीक है, जो कि आपका किस में आया है, 2021 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए देख लेते हैं, श्रावस्ती का संबंध किससे है, श्रावस्ती स्थल का संबंध किस तीर्थंकर से है, तो ये सारे आपको बताने हैं। तो फटाफट बताइए, फिर मैं आपको मैच कराती हूँ आंसर। श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या, पभोसा। चलिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन, मैं क्लियर करती हूँ। चलिए देख लेते हैं, श्रावस्ती का संबंध जो है वो किससे है, संभवनाथ से संबंधित है। श्रावस्ती का संबंध किससे है, मतलब किस तीर्थंकर से संबंधित है, संभवनाथ से। काकंदी, काकंदी का संबंध ये सुविधानाथ, जिसको क्या कहते हैं, इनको पुष्पदंत कहते हैं, पुष्पदंत। ठीक है, और काकंदी का मैंने बताया था, अयोध्या मैंने लगा दिया, सॉरी। और अयोध्या का जो है, अयोध्या का ऋषभनाथ से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और पभोसा का जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, पद्म प्रभु से हो जाएगा। ठीक है, पद्म प्रभु, यानी पद्म प्रभु भी इनको कहा जाता है, पद्म प्रभु भी कहा जाता है। तो 4, और काकंदी का मैंने लगाया था क्या, पुष्पदंत, यानी कि हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2, जिस कूट में होगा वही आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बताना है आपको। आंसर बताइए फटाफट, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी पर। तो जैन धर्म में जब ये क्या इनको तीर्थंकर कहा जाता था ना जैन धर्म में, तो जब तीर्थंकर को क्या होता था, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी। जब उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी तो उनके लिए एक शब्द पूर्ण ज्ञान को कहते थे कि इनको किसकी प्राप्ति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो थे उनको 12 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या किया था, और कठोर तपस्या किया उसके बाद ये कहाँ, एक गांव रहता है, एक मिनट में यहाँ लिख दे रही हूँ, जृंभिक, जृंभिक गांव। तो इसी के समीप एक नदी रहती है ऋजुपालिका नदी, इसी के तट पर एक वृक्ष रहता है, साल वृक्ष। इसी वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और जो कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी तब ये क्या कहलाए थे, केवलीन कहलाए थे। क्या कहलाए थे, केवलीन कहलाए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में भी पूछा गया है इसको। ठीक है, तो फटाफट बताइए क्या आंसर है। ठीक है, क्या आंसर है इसका, कौशाम्बी। तो कौशाम्बी नगर ऐसा है जो कि जैन और बौद्ध दोनों की क्या है, प्रसिद्ध तीर्थस्थली ये मानी जाती है। बौद्ध जो महात्मा बुद्ध जी थे, इन्होंने क्या किया, इस नगर में कई बार जाकर के धर्म उपदेश दिया है और लोगों को अपना शिष्य बनाया है। यहाँ अनेक विहार भी हैं, जैसे कि घोषिताराम विहार, जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था। ठीक है, और इसको घोषिताराम विहार को उदयन ने विहार दान दिया था, मैंने बताया भी था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और कौशाम्बी जो जैन के जो छठे तीर्थंकर हैं, छठे नंबर के तीर्थंकर हैं, जिनका नाम पद्मप्रभ है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक मिनट, पद्मप्रभ है, वो यहीं से संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इसको शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, तुरंत लाइक कर दिया करिए। नैनार कौन थे, शैव, वैष्णव, शाक्त या सूर्योपासक कौन थे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए कि नैनार कौन थे, ये शैव थे। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें कि जो पूर्व मध्यकाल में, ठीक है, उसमें जो भक्ति भावना का देखा गया जो प्रचार प्रसार था, वो दक्षिण भारत में तमिल भाषी क्षेत्र में ज़्यादातर हुआ था। और इसी तमिल भाषी क्षेत्र में क्या किया गया था, जो भक्ति थी, भक्ति को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदाय की भूमिका थी। 2 संप्रदाय, कौन कौन से 2 संप्रदाय, एक विष्णु के उपासक थे और एक शिव के उपासक थे। तो जो विष्णु के उपासक थे वो उनके जो संत थे वो क्या कहलाते थे, अलवार कहलाते थे। ठीक है, और वहीं जो शिव के उपासक थे वो क्या कहलाते थे, नैनार कहलाते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी? फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? 9। इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति, क्या कहा गया कि भैया तुमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो नवधा भक्ति यानी भक्ति के 9 प्रकार को देखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल या फिर मथुरा? क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? तक्षशिला। भागवत धर्म से संबंधित जो प्रथम जो अभिलेख मिला है, उपलब्ध हुआ है, ये क्या है? हेलियोडोरस का कौन सा अभिलेख है? गरुड़ अभिलेख है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है। इससे ये पता चलता है कि तक्षशिला के जो यवन शासक हैं उनका नाम था एंटियाल कीस्ट। 1 मिनट लिख देना पड़ेगा, लिख दे रही हूँ। एंटियाल कीट्स। तो ये तक्षशिला का जो यवन शासक था एंटियाल कीट्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की बेसनगर अभिलेख की क्या किया? स्थापना करा करके उसकी पूजा की थी। और इसी पर उत्कीर्ण लेख है हेलियोडोरस में, मतलब उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस यानी देवताओं का देवता कहा गया है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? कच्छप, वाराह, मत्स्य या नृसिंह? किसका कहा गया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाराह। ठीक है, हाँ, वाराह। मतलब जब भगवान विष्णु ने क्या किया था, दैत्य जो राज थे उनका नाम था हिरडाक्ष को मारने के लिए, इनका वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था और उसके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुरंत नजर गया, तुरंत आंसर लग गया होगा। फटाफट क्या है? जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के उसमें क्या किया जाता है? ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यानी कृष्ण के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। वो भी कहाँ पे? हर साल निकाली जाती है आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में ये निकाली जाती है यात्रा। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? खारवेल, रुमनदेही, रुद्रदामन या धनदेव? कौन सा है? फटाफट बताएंगे आप लोग। आंसर आ जाना चाहिए अब तक। चलिए, क्या हो जाएगा आंसर? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये जो खारवेल, अगर खारवेल जो है ये कौन थे? ये कलिंग जो है, कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक ये था खारवेल। ठीक है, तो इसके विषय में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। तो नंद वंशीय जो शासक थे उनका नाम था महापद्मनंद। नंद वंशीय शासक महापद्मनंद ने क्या किया था? कलिंग में नहर खुदवाया। तो ये पूछता है कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किस अभिलेख में किया गया है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया खारवेल के। तो किसके? नंदवंशीय महापद्मनंद ने क्या किया था? कलिंग में नहर खुदवाया था। यानी कि नहरों की जानकारी देने वाला पहला अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? यही है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस अभिलेख में क्या क्या बताया गया कि जैन भिक्षु को ग्राम में दान दिए जाने का उल्लेख कहाँ से मिलता है? यही खारवेल से ही मिलता है। ठीक है, साथ ही इस अभिलेख से ये भी पता चलता है कि खारवेल ने क्या किया था? दक्षिण के जो 3 राज्य थे, कौन कौन से थे? चोल, चेर यहाँ था, चेर, ठीक है, चोल, चेर, पांड्य, इनको क्या किया था? पराजित किया था। चोल, चेर, पांड्य, इनको क्या किया था? पराजित किया था। नेक्स्ट, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मनंद? अपरो परशुराम के नाम से कौन सा मगध का सम्राट जाना जाता है? आंसर आ जाना चाहिए अब तक। तो क्या हो जाएगा? महापद्मनंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? मगध पर क्या था? शिशुनाग वंश था। तो इस वंश को क्या किया गया? समाप्त करके नंद वंश का शासन आ गया। नंद वंश ने क्या किया? शिशुनाग वंश को समाप्त करके अपना वंश स्थापित किया। और नंद वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? महापद्मनंद। इन्हीं को उग्रसेन भी कहा जाता। महापद्मनंद या उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को क्या कहा गया? अपरो परशुराम, या एक और उपाधि दी गई है इनको,
शत्रांतक, शत्रांतक, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था वो कौन है? बिंबिसार, चंडप्रद्योत, प्रसन्नजित या फिर उदयन? बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर आ जाना चाहिए तुरंत क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही। वेरी गुड, बिंबिसार आंसर होना चाहिए। गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक था वो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने क्या किया, अब उनका जो राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंडप्रद्योत जो थे उनके राज्य में चिकित्सा के लिए भेजे थे। और बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है, ठीक है। और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? यही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सी मतलब राजधानी? अंक की चंपा, कौशल की छत्र, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। मेंस में 2017 में क्वेश्चन पूछा था। क्या हो जाएगा इस पे? कौशल अक्षत्र नहीं है, क्योंकि कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? साकेत थी। साकेत मतलब कि श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती थी। बाकी अंग की चंपा सही है, वत्स की कौशाम्बी सही है, मत्स्य की विराटनगर सही है। और ये जो अहिछत्र दिया है ये उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। पांचाल दो भागों में विभाजित था, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, ठीक है। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? कामपिल्य थी। क्या थी? कामपिल्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है तो इसको टाइम देने की जरूरत नहीं है, अंग की राजधानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। कंबोज की राजपुर या हाटक, अश्मक की पोटिल, सूर्यसेन की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती। तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे? आपको खुद बताना है, फटाफट बताइए। सुमेलित नहीं है बताना है। ये 2016 का क्वेश्चन है, आया हुआ था, ठीक है। कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक सही है। अश्मक की राजधानी पोतन या पोटिल सही है। सूरसेन की कौशाम्बी नहीं है बल्कि क्या है? मथुरा। सूरसेन की क्या हो जाएगी? मथुरा। और कौशल की क्या है? साकेत या श्रावस्ती। नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान यूपी में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद है स्थित है? 16 महाजनपद टोटल थे, उसमें से यूपी में टोटल कितने महाजनपद स्थित थे उस टाइम? टोटल कितने थे? 8 महाजनपद स्थित थे। और वो 8 कौन कौन से थे? कुरु, पांचाल, काशी, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल। ये 8 जो थे यूपी में स्थित थे। नेक्स्ट है पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता। पश्चिमोत्तर इस साइड जो थी, पश्चिमोत्तर साइड भारत में सिकंदर की सफलता किन कारणों से, सिकंदर किस कारण से सफल हुआ था? यहाँ पे कुछ है, कूट मिलाना। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, पहला रीजन। दूसरा, उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। वह एक अच्छा प्रशासक था। जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली और अच्छा प्रशासक था। इसमें से कौन सा सही है? उपयुक्त सभी लगाएंगे अभी। तो गाइज यहाँ पे जो सही है वो 1 2 3, वह एक अच्छा प्रशासक था ऐसा कुछ नहीं है। उसके विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 3 ऑप्शन सही है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर हराया था। आम्बी, पुरु, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद। तो किसको हराया था? बहुत ही आसान है, पुरु को। तो पुरु जो था, पुरु पोरस का राज्य जो था, पुरु का राज्य वो कहाँ पर था? झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब नदी के तट पर, ठीक है। पुरु का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। और सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को हराया। लेकिन इतना ये वीर था, इसकी वीरता से खुश होकर के सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया और कुछ नए इलाके भी इसे प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। यह प्रमाणित होता है, कैसे पता चलता है भैया, आपको बताना। ऑप्शन में आपको दिखा दे रही हूँ। ग्रीक विवरण से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, जैन परंपरा से, अशोक के सेकंड अभिलेख से। किससे पता चलता? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन का आंसर रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से पता चलता है कि गुजरात जो है, जो उस टाइम सौराष्ट्र इसको कहा जाता था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। और इसमें ये बताया गया है कि उस समय जो राज्यपाल थे चंद्रगुप्त मौर्य के, क्या नाम था उनका? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त इन्होंने क्या किया था? सिंचाई के लिए, इससे पता चलता है कि सिंचाई के लिए उसने क्या किया था? बांध का निर्माण किया था। पुष्यगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे, इन्होंने क्या किया था? उस टाइम बांध के निर्माण का उल्लेख किया था। इससे, इस अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी? नैनीताल, पौड़ी, टिहरी या कालसी? तो कहाँ से मिली थी गाइस? कालसी से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉलेमी फिलाडेल्फस तुर्मे, इनका क्या नाम है? टॉलेमी फिलाडेल्फस तुर्मे, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? सायरन, मिस्र और मकदूनिया या सीरिया? फिलाडेल्फस जो थे वो कहाँ के थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सायरन, मिस्र, मकदूनिया और क्या है? सीरिया। तो कहाँ का था टॉलेमी फिलाडेल्फस तुर्मे? ये था मिस्र का। ठीक है, तो मौर्य शासक का जो अभिलेख है, 13वां अभिलेख, मौर्य शासक का अभिलेख थे जिसमें 13वां अभिलेख जो है, इससे पता चलता है कि अशोक का जो संबंध था वो 5 यवन राजाओं से था। 5 यवन राजाओं से था। वो कौन कौन से? एक तो एंटियोकस द्वितीय, एंटियोकस द्वितीय, इनका संबंध जो था वो किससे था? सीरिया के शासक थे। पहला हो गया। ठीक है, एक एक करके बता रही हूँ, फिर 1 मिनट या तो यहाँ लिख दो, यहाँ जगह है। ठीक है, जो 13वें अभिलेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है। एक तो मैंने बताया एंटियोकस द्वितीय, एंटियोकस सेकंड, जो कि कहाँ के थे? सीरिया के माने जाते हैं। ठीक है, और टॉलेमी फिलाडेल्फस तुर्मे, फिलाडेल्फस जो कि मैंने अभी बताया कि मिस्र के यवन शासक थे। और तीसरा अगर बताएं तो इनको कहा जाता था अंतकिनी या एनिकिनी भी कहा जाता था, या एनिकिनी। ये जो थे मकदूनिया से संबंधित थे, मकदूनिया से। चौथा जो था वो कहाँ? मग था, मग, जो इसको मगस भी कहते थे, मग कहते थे। साइरीन का शासक था, साइरीन का। और 5वां जो है वो अलिक सुंदर था, 5वां अलिक सुंदर, जिसका नाम जो ये क्या नाम है? ये अलिक सुंदर जो थे ये अलेक्जेंडर का था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 ध्यान रखना है। निम्न में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? कहाँ से पता चलता है? अर्थशास्त्र से, मुद्रा राशि से, मेगास्थनीज की इंडिका से, वायु पुराण से। कहाँ से पता चलता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आरओ 2013 में क्वेश्चन पूछा है। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज ने क्या किया था? भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने क्या किया था? 7 भागों में बांटा था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। तो इन सभी में इन्होंने बताया कि हमारे भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं है। तो इनकी इंडिका से पता चलता है कि दास प्रथा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इन्होंने बताया था कि मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य या अर्थशास्त्र? किसमें वर्जित है? तो क्या हो जाएगा? मनुस्मृति। इसका आंसर तो यहीं दे दिया गया, हटाया ही नहीं गलती से, कोई बात नहीं, एक आध पता हो जाना चाहिए आंसर। चलिए बताइए, यहाँ पे कूट मिलाना है कि किसको कौन सी चीज़ें नाम उपनाम से माना जाता था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। देख लीजिए, फिर कूट अभी दिखा दूंगी, देख लीजिएगा। पता चल गया होगा, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है ये। ठीक है,
तो चंद्रगुप्त को किससे कहा जाता था? चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स की उपाधि से, मतलब चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा गया है, यूनानी लेखकों ने कहा है। ठीक है, विलियम जोन्स ने बल्कि सबसे पहले पूछता है कि सबसे पहले सेंड्रोकोट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बिंदुसार को क्या कहा गया है? अमित्र घात कहा गया है। बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया है, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। और जो मौर्य सम्राट अशोक थे, इनको प्रियदर्शी कहा गया है, प्रियदर्शी। ठीक है, और चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री चाणक्य हैं, इनका एक नाम है विष्णुगुप्त। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4 जहाँ पे हो वही सही हो, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? गिरनार में कौन कौन ऐसे थे जिन्होंने ध्यान दिया था? एक का तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, लोग जो कि यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में। आंसर बताइए फटाफट। महापद्मनन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, रुद्रदामन है। क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था ध्यान, और किसने दिया था? और अशोक ने दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने क्या किया था? गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? गिरनार में सुदर्शन झील खुदवाई। और अशोक ने क्या किया? इसी से ईसा पूर्व 3री शताब्दी में नहर निकाली थी। फिर जो शक शासक रुद्रदामन आते हैं, उन्हीं के जूनागढ़ अभिलेख से क्या पता चलता है कि इन दोनों ने यह कार्य किया था। ठीक है, और रुद्रदामन ने क्या किया? इस झील की मरम्मत कराई थी। ठीक, और रुद्रदामन का यह कार्य 2री शताब्दी का था। ठीक, तो लेकिन इसमें पूछा है कुछ पूर्व शताब्दी, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 खाली हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 317, 305, 315 या 300 में? कब किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में हराया था? क्या हो जाएगा? 305 ईस्वी में हराया था। ठीक है, नेक्स्ट, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 58, 320, 78 या 606 में? बहुत आसान है। ठीक है, किस में हुआ था? 78 में हुआ था। ठीक है, यानी कि जो जैन ग्रंथ के अनुसार ये बताया गया कि विक्रमादित्य जो थे, विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर दिया, और इस उपलक्ष्य में शक संवत चलाया गया था। ठीक है, इस पर क्या किया गया? इस तरीके से क्या है, जो 78 अगर किया गया, अभी मैंने बताया कि 135 विक्रम संवत में शकों ने हराया था, और विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी। तो इस तरह 135 में 57 जब घटा दिया गया तो आ गया 78। ठीक है, इस तरीके से। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो अभी मैंने बताया था 135 का। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर भी 2 आंसर होगा। आयोग ने 2 आंसर माना है, और मैं दोनों ही बता दे रही हूँ कि जो वंश तक फैली थी, मौर्य वंश भी थी और कुषाण वंश, इन दोनों की जो सीमाएं थी भारत के बाहर तक फैली हुई थी। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन? बताना आपको कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन? तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। सातवाहन जो था ये सबसे पुराना राजवंश था, और इस वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? सिमुक था। कौन था? सिमुक था। ठीक है, और हाँ ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, सिमुक था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त होता है? कौन सा ऐसा शासक है जिसके लिए एका ब्राह्मण यूज किया गया है? कौन सा है वो एका ब्राह्मण? जल्दी बताइए, ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, फटाफट आंसर दीजिए। ये 2016 का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका? गौतमीपुत्र शातकर्णी, सातवाहन शासक। ये कौन से शासक थे? सातवाहन शासक हैं। तो इनकी जो माँ है गौतमी बलश्री, इनकी माँ गौतमी बलश्री हैं, गौतमी बलश्री। इन्हीं का एक अभिलेख है नासिक अभिलेख, जिसमें इनको एका ब्राह्मण कहा गया है। इसका मतलब हुआ ये अद्वितीय ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु,
विष्णु या मत्स्य या इनमें से कोई नहीं। किस में मिलती है? किस में मिलती है? मत्स्य पुराण में। पुराणों में देखा गया तो टोटल 30 या 31 राजाओं के नाम की सूची मिलती है, सातवाहन राजाओं की, जिनमें सबसे लंबी सूची 30 राजाओं की जो मिलती है वो मत्स्य पुराण में मिलती है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए जिसमें कथन एक को अभिकथन, दूसरे को रीजन यानी कारण बताया गया। अब बताना है कि कारण अभिकथन से मैच करता है कि नहीं। क्या है अभिकथन? सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है। कारण क्या था? सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। ठीक है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत अन्य लोक भाषाओं को अपनाया और इसी कारण क्या हुआ, वहाँ पे संस्कृत के साथ साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? 2017 में आया था तो आंसर लग गया होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या चंपा? किसका उल्लेख नहीं है? 2014 का क्वेश्चन है ये। किसका उल्लेख नहीं है रब तक अभिलेख में? श्रावस्ती का अभिलेख नहीं है। रब तक अभिलेख की बात करें तो ये अफगानिस्तान में ये प्राप्त हुआ है। ठीक है। और ये अभिलेख जो है ग्रीक लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ग्रीक लिपि और बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। और ये जो अभिलेख है ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। और इस अभिलेख में 4 शहर के नाम बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। ठीक है। यानी श्रावस्ती का उल्लेख इसमें नहीं है। कूट मिलाना है यहाँ पे। ठीक है। कौन सा किससे संबंधित है? ड्रिमेट्रियस, रुद्रदामन, गोंडोफर्नीस या और बिम। मिलाइए आप लोग, सामने लिख लीजिए, फिर अभी कोड दिखा देंगे, उससे संबंधित आंसर दे दीजिएगा। आंसर आ जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए देख लेते हैं फटाफट इसका आंसर क्या होगा। ड्रिमेटियस, रुद्रदामन, गोंडोफर्नीस, बिम। तो ड्रिमेटियस जो था वो क्या था? हिंद यूनानी था। क्या था? हिंद यूनानी था। और रुद्रदामन क्या था? ये शक था। रुद्रदामन क्या था? शक था। ठीक। गोंडोफर्नीस क्या था? ये पहलव था। ठीक। और बिम जो था वो कौन था? कुषाण था। यानी कि क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 जहाँ होगा वही आंसर सही हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नासिक, गौतमीपुत्र। अब ये यहीं मिला लीजिए क्योंकि वो मिनिमाइज हो नहीं रहा है, मुझे स्क्रॉल करना पड़ा है। ठीक है। तो नासिक, गौतमीपुत्र संबंधित है या नहीं? हाथी गुम्फा, खारवेल अभी तो पढ़े हैं इसको, तो इसको तो आप तुरंत ही लगा दीजिए कि सही होगा। बाकी आपको 3 मैच करना है। नासिक का गौतमीपुत्र, भितरी, पुलकेशिन द्वितीय, गिरनार, रुद्रदामन प्रथम। अब बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो आपको बी और डी तो पता चल गया। अब बचा ए सी। तो गौतमीपुत्र नासिक अभिलेख अभी पढ़े हैं। ठीक है, अभी पढ़े तो 3 तो आपको इसी टेस्ट से ही पता चल गया। ठीक है। यानी भितरी जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है। ये भितरी अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है। तब बताइए किसका है? भितरी अभिलेख किसका है? पुलकेशिन प्रथम का है कि नहीं? ये जो भितरी स्तंभ है ये इसका संबंध, 1 मिनट, स्कंद गुप्त से है। किससे है? भितरी का संबंध स्कंद गुप्त से है। और पुलकेशिन द्वितीय का संबंध जो है वो किससे है? किससे है? ऐहोल अभिलेख से। किससे है? ऐहोल अभिलेख से है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या दारा शिकोह? किसका मिलता है? जहांगीर का मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी देती है और इसकी रचना जो है समुद्रगुप्त के जो संधि विग्रहिक सचिव थे हरिसेन, इन्होंने की थी। तो इसमें यह बताया गया है कि यह लेख कौशाम्बी में खुदवाया गया था और अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगा करके इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। और इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख और अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापात्र का संघ भेद रोकने के निर्देश भी बताए जाते हैं। तो किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का मिलता है। अकबर ने इसको मंगवाया था। ठीक है, चलते हैं। शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त को या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त को?
तो अगर क्वेश्चन ये पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, कई बार क्वेश्चन पूछा है इसका कि शक विजेता किसे माना जाता है? बताइए फटाफट, शक विजेता किसे माना जाता है? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। शक विजेता किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है, जिसे शक विजेता कहा गया है। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? जो अंतिम शक शासक थे रुद्र सिंह थर्ड को इन्होंने हरा दिया था। तभी इनको क्या किया गया था? विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि है शकारी कहा गया था। और इस उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। नेक्स्ट, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा है? रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा है? अभी मैंने बताया कि चांदी के सिक्के चलाने वाला कौन सा प्रथम गुप्त शासक था जो शकों को हराया था इस उपलक्ष्य में, क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। और जो इन्होंने सिक्के चलाया गुप्त काल में, विक्रमादित्य ने जो चलाया, उसको क्या कहा गया? रूप्यक कहा गया। क्या कहा गया? रूप्यक, यानी रूपक भी कह सकते हैं, कहा गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण कराया था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? उसको क्या कहा जाता था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए। 2017 का क्वेश्चन है ये। दीनार कहा जाता था। ठीक है। गुप्त में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था और रजत मुद्रा को अभी मैंने बताया था रूप्यक या रूपक कहा जाता था। ठीक है। और रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम जो था वो चंद्रगुप्त कौन था? द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य था। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर सकते हैं। 2021 का क्वेश्चन है ये। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? क्या हो जाएगा आंसर? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है। इस प्रशस्ति इसमें क्या है? वही धार्मिक भावना के बारे में बताया गया है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3वीं शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? वारंगल, आपको बताना है कि वारंगल किसके लिए जाना जाता है? तांबे के बर्तन, स्वर्णाभूषण, लोहे के यंत्र, हाथी दांत के लिए, किसके लिए जाना जाता है? तो किसके लिए हो जाएगा? लोहे के यंत्र के लिए माना जाता है। फेमस है ये लोहे के। ये 3वीं शताब्दी में वारंगल लोहे के उपकरण के लिए प्रसिद्ध था। और वारंगल में एक क्या कहते थे उसको? अगरिया। वारंगल में अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे और अगरिया लोगों का ये लोहे के उपकरण बनाना इनका प्रमुख व्यवसाय था। योग के आविष्कारक कौन थे? बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ लगाना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना, पतंजलि। नेक्स्ट, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी देख लीजिए एक बार, टाइम दे रही हूँ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जैमिनी। ठीक है। क्या हो जाएगा? जैमिनी। मीमांसा दर्शन को क्या किया गया था? 2 भागों में बांटा गया था। एक बांटा गया था पूर्व मीमांसा और एक बांटा गया था उत्तर मीमांसा। एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जो थे वो थे जैमिनी और उत्तर मीमांसा के कौन थे? वादरायण। पूर्व के जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा के वादरायण थे। नेक्स्ट, सूची मिलाना है, कूट मिलाना है, किसका क्या होगा? वल्लभाचार्य का क्या होगा? रामानुज का क्या होगा? माधवाचार्य किससे संबंधित है? शंकर किससे संबंधित है? ये आपको लगाना है। आपको इसके लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आंसर आ गया होगा अब तक तो दिमाग लगा ही लिए होंगे आप लोग। चलिए फटाफट इसका आंसर बता देते हैं। आपका आंसर हो गया होगा अब तक। चलिए ठीक है। तो वल्लभाचार्य का जो संबंध है वो है किससे संबंधित है? पुष्टि मार्ग से संबंधित है। वल्लभाचार्य किसके समर्थक थे? पुष्टि मार्ग के। और रामानुज विशिष्ट द्वैत। ठीक है। माधवाचार्य द्वैत से संबंधित और शंकर अद्वैत से संबंधित। यानी कि 2, 3, 1, 4 जहाँ पर होगा वही आपका सही होगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी किसने? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन या मिहिरभोज? फटाफट आंसर आपको बताना है बिना लेट किए हुए। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर जल्दी से, नागभट्ट प्रथम ने की थी। ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, सम्राट हर्षवर्धन
ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कन्नौज, प्रयाग तथा थानेश्वर तथा बल्लभी तथा प्रयाग। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, आप बताइए जल्दी से। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कन्नौज तथा प्रयाग में किया था, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। किस अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? कौन सा ऐसा यहाँ पे 4 अभिलेख है जिससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने क्या किया था? हूणों को हराया था। स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, किससे पता चलता है? आंसर आप ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको बताना है। 2014 का ये क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका? भित्री स्तंभ लेख। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है गाजीपुर जिला। यूपी में एक जिला है गाजीपुर जिला, वहाँ पर एक स्थान है भित्री, वहीं पर स्थान से ये स्तंभलेख मिला है जिसमें पता चलता है कि हूणों के साथ स्कंदगुप्त का युद्ध हुआ था। और हूणों को पहला भारतीय आक्रमण जो था गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में भी पूछता है कि किसके काल में हूणों का आक्रमण हुआ था, कौन सा ऐसा गुप्त शासक था? तो स्कंदगुप्त ही राइट आंसर होगा, जिसमें वे स्कंदगुप्त से हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना यहाँ पे। फाहियान का समय 399 से 414 ईस्वी, ह्वेनसांग का 629 से 645, इत्सिंग का 679 से 695, अल मसूदी का 957। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। 2021 में ये क्वेश्चन आया था जिसको आयोग ने इसको क्या किया? कैंसिल कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया। चलिए मैं बता दे रही हूँ ऐसे कि फाहियान के भ्रमण का काल जो था वो 10 वर्ष तक था। 10 वर्ष तक था, यानी कि 402 से 412, ठीक। यानी इसकी अगर कुल अवधि देखी जाए, चीन से कुल यात्रा की अवधि देखी जाए तो 399 से 414 थी, ठीक। वहीं ह्वेनसांग की बात करें, ह्वेनसांग की, तो ये भ्रमण किया था 629 से 645। इत्सिंग का देखा जाए तो 671 से 695 था, ना कि 679। और अल मसूदी का 957 नहीं बल्कि 915 से 916। तो इसमें कई जो हैं मिसमैच कर रहे हैं, इसीलिए गलत मतलब आयोग ने इसको कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे भी आपको बताना है। 2016 का क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कि कौन से राजवंश ने कौन से सिक्के जारी किए। आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन सोना, और कलचुरी स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। तो गाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन। सातवाहन ने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए थे। कुछ सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जो चलवाए थे वो कुषाणों ने चलाए थे, कुषाणों ने। और भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलवाए थे किसने? हिंद यवन शासक ने, हिंद यवन शासकों ने चलाए। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने तांबा, रजत भी चलाया। गुप्तों ने स्वर्ण और रजत। और अगर बात करें कि सातवाहन शासकों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे, इन्होंने चांदी, तांबा और शीशा, पोटीन, इनके सिक्के चलाए थे, ठीक है, सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। नेक्स्ट, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव धर्म से संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग बता सकते हैं इसका। एलिफेंटा की गुफाएं किससे संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। और एलिफेंटा की गुफा जो है ये बम्बई में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण एलिफेंटा की किसने की थी, ये भी पूछता है किसने किया था इसका निर्माण? राष्ट्रकूटों ने कराया था, राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। और यहाँ से कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं एलिफेंटा की? 7 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, 7 गुफाएं, जिनमें से 5 जो हैं हिंदू धर्म से संबंधित है, यानी शैव धर्म से, ठीक है। और 2 गुफाएं यहाँ पर हैं जो कि बौद्ध से संबंधित हैं। और इन गुफाओं का निर्माण जो है 5वीं-6वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों, वातापी के चालुक्यों ने, गंग के शासकों ने, या कोई नहीं। इनमें से बताना आपको आंसर क्या है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था, ठीक है। और राष्ट्रकूट शासक में किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने किया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त है? ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। किसको संरक्षण प्राप्त था?
बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त, कौन सा आंसर हो जाएगा? राष्ट्रकूटों ने किसको संरक्षण दिया था, किस धर्म को? क्या हो जाएगा? जैन धर्म को। ठीक है, यहाँ पे बताना है, कूट मिलाना है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ सामने देखिए 2017 का क्वेश्चन है। स्तूप, चित्रकारी, कनिष्क सिरविहीन मूर्ति, दशावतार मंदिर। फटाफट आंसर दीजिए, आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो 2 मिनट कह रहे हैं, 2 सेकंड का काम है। चलिए देख लेते हैं। फेमस है सांची का स्तूप, एकादो। चित्रकारी कहाँ की फेमस है? बाघ की चित्रकारी। ठीक है, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहाँ पर है? मथुरा में है। ठीक है, और दशावतार, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यूपी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 4 3 कहाँ पर है? 2 1 4 3, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैच करना है आपको, यहाँ ऑप्शन और ये दिखा दे रही हूँ। अभी आपको कुछ चीज़ें तो मैंने बता ही दी हैं, तो बहुत आसान है, इसमें टाइम नहीं दे रहे हैं। तो एलिफेंटा की क्या हो जाएगी? गुफा हो जाएगी। सांची का स्तूप हो जाएगा। ठीक है, श्रवणबेलगोला की मूर्ति हो जाएगी। खजुराहो का मंदिर हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, यानी कि क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी आपको मिलाना है कि कहाँ पे क्या मिला हुआ है। 1 मिनट, स्थल है और क्या कहते हैं जगह की बताना है, कौन सा क्या है। बहुत ही आसान है, फटाफट बता दीजिए, आपको टाइम दिया जा रहा है थोड़ा सा। भीमबेटका, शोर टेम्पल, हम्पी, मानस, ये सब कहाँ पर है? जल्दी जल्दी बताइए। आंसर आ गया होगा, बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान है ये सारे क्वेश्चन। भीमबेटका कहाँ से मिली है? तो ये एमपी से मिली है। शोर टेम्पल कहाँ का फेमस है? तमिलनाडु का फेमस है। ठीक है, हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। और मानस कहाँ पर है? असम में है। तो 2 3 4 1 कहाँ पर है? 2 3 4 1 बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर यूपी स्थित भितरगांव, कानपुर का भितरगांव मंदिर है। तो इसमें बताना कौन सा कथन सही है। तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। कौन सा सही है? 1 या 2 या फिर दोनों या कोई नहीं? कौन सा सही है यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, यानी इसका निर्माण जो है 5वीं से 6वीं सदी के बीच कानपुर नगर में हुई थी। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। कानपुर का भितरगांव मंदिर गुप्त काल में हुआ था। और इस मंदिर का ईंटों का मंदिर कहा जाता है इसे, कानपुर का भितरगांव का ईंटों का मंदिर। तो ईंटों से इसको वर्गाकार चबूतरे पर किया गया था इसका निर्माण। और इसका मुख जो है पूर्व की तरफ है। मंदिर के भीतर गर्भगृह है। गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा ऐसे होता है शिखर है। और इसका निर्माण जो है नागर शैली में किया गया। कैसे किया गया? नागर शैली में किया गया। किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ? भितरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, या ओसिया मंदिर। 2016 का क्वेश्चन है, बता दीजिए द्रविड़ शैली में बना हुआ कौन सा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्वालियर का तेली मंदिर द्रविड़ शैली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? नरसिंहवर्मन प्रथम, समुद्रगुप्त, हर्ष या पुलकेशिन द्वितीय? बताइए जल्दी, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया है? क्या हो जाएगा आंसर? नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है, तो ये जो नरसिंहवर्मन है ये पल्लव शासक हैं। नरसिंहवर्मन पल्लव शासक हैं। तो मामल्ल शैली का विकास पल्लव शासक नरसिंहवर्मन के काल में हुआ था। ठीक है, इनके तहत तो इनके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने थे, एक मंडप और एक एकाश्मक मंदिर, जिन्हें क्या कहा गया? रथ कहा गया। ठीक, नेक्स्ट, निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? किसके शासक अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित करते? चालुक्य, कदम्ब, चोल या कलचुरी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यहाँ पे भी आयोग ने क्या किया? इस क्वेश्चन को मतलब क्या किया? कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि देखा जाए तो सभी ये उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, सभी राजवंशों में दिखाई देता है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता था। तो इस तरीके से ये इसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? ऑप्शन है मदुरई, तोंडी, ताम्रलिप्ति, अरिकमेडु। आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा आंसर?
अरिकमेडु। अरिकमेडु जो है पूर्वी तट पर स्थित था। अरिकमेडु पूर्वी तट पर स्थित था, ठीक है। और पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी जो है, इसमें इसको पोडिके कहा गया था। क्या कहा गया था पेरिप्लस में? इसको पोडिके कहा गया था, ठीक है। ये एक रोमन बस्ती मानी जाती थी और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेज दिया था? किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेज दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। आंसर पता चल गया होगा आप लोग को। इसका आंसर अब मैं बताने जा रही हूँ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चालुक्य राजा कुमारपाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो चालुक्य राजा कुमारपाल थे, इन्होंने इनको क्या किया गया था? इन्होंने क्या किया था? अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेज दिया गया था, ठीक है। क्योंकि वो क्या था? जैन मत अनुयायी थे और जैन मत के अनुसार क्या होता है कि किसी पर भी मतलब अहिंसा पर बल दिया गया था। हिंसा नहीं करनी, एक जीव को भी मारना क्या है? अपराध है। निम्न में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? अब 4 है, आपको बता ही देना है। 3 थे तो इसमें से एक नहीं है। चेर, चोल, पांड्य। तो यहाँ पे पल्लव नहीं है, ठीक है। इसमें 3 ही पता ही चलता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजा था। कौन सा ऐसा शासक है? 2016 का क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। ये पल्लव वंश के थे, ठीक है। इन्होंने 642 में क्या किया? चालुक्य के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को श्रीलंका के एक राजकुमार मानवर्मन से सहायता मिली थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे दी गई है लघुवेद की संज्ञा? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी तमिल ग्रंथ में। ऑप्शन आपके सामने है। क्या हो जाएगा आंसर? कुराल। तमिल ग्रंथ कुराल या कुरल को लघुवेद की संज्ञा दी गई और इसके रचयिता जो थे वो कौन थे? तिरुवल्लुवर थे। नेक्स्ट, चोल शासक के शासनकाल में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान बताइए जल्दी फटाफट। वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। ऑप्शन आपके सामने, 2013 का क्वेश्चन है ये। क्या जाएगा आंसर? टोट्टवारियम जो था उद्यान प्रशासन का चोलकालीन गांव की जो गतिविधि की देखरेख एक समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था, ठीक है। गांव जो प्रशासन देखती थी, गांव की गतिविधि देखती थी, उसको वारियम कहा जाता था। और उद्यान प्रशासन का जो कार्य देखता था उसको टोट्टवारियम कहा जाता था, ठीक है। और एरी वारियम जो था, एरी ये क्या देखती थी? तालाब समिति, ठीक है। और पोन वारियम स्वर्ण समिति। नेक्स्ट, कौन तमिल रामायणम या रामावतरम का लेखक था? कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और जल्दी से आंसर दे, बहुत ही आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कंबन हो जाएगा। कंबन ने क्या किया था? रामायणम या रामावतरम जो तमिल भाषा में इसकी रचना की थी। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? इंपॉर्टेंट है ये भी, जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुई थी। किसके बीच हुई थी? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुई थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? बहुत इजी क्वेश्चन है। मीनाक्षी मंदिर क्या हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, ठीक है। और मदुरई किसकी राजधानी थी? ये जो थी पांड्यों की राजधानी थी, ठीक है। और संगम काल में पहला और तीसरा जो संगम होता है, पहला और तीसरा संगम जो होता है यहीं हुआ था, मदुरई में हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता पहली की अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने की थी, और तीसरे की अध्यक्षता जो है नक्कीरर ने की थी। पहली की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने, तीसरे की नक्कीरर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नटराज के बारे में बताना। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल, बाएं में एक महिला का कंगन। तो देखा होगा आपने, तो आपको पता ही होगा क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाना है आपको कौन सा क्या है। 2017 क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, वार्तिक। अब तक पता चल गया होगा, चलिए देख लेते हैं। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है।
महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की है। निरुक्त किसका है? यास्क का है। वार्तिक किसका है? कात्यायन का है। तो 4 3 1 2 जहाँ पर होगा वही आंसर सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। यहाँ पे मिलाना है कौन से दरबारी कवि किस राजा के काल में थे, ये आपको देखना है। सामने ऑप्शन है, अब बताइए फटाफट, आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। अमीर खुसरो, कालिदास, हरिशेर, बाणभट्ट। चलिए अब मैं आंसर बता रही हूँ, अब तक तो आपका लग गया होगा। अमीर खुसरो जो थे वो किस राजा के उसमें थे? अमीर खुसरो जो थे वो किस राजा के थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के। और कालिदास कहाँ के थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है। और हरिशेर कहाँ के थे? हरिशेर वो समुद्रगुप्त के। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के। तो 4 1 2 3 कहाँ पर है? बी ऑप्शन, बी राइट हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बहुत ही आसान है, इसमें बहुत दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या हो जाएगा गीत गोविंद के? जयदेव। और जयदेव जो थे ये बंगाल के जो अंतिम शासक थे, बंगाल में सेन वंश का शासक था, तो सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे ये। ठीक है। ये नेक्स्ट, आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट जो थे ये कौन थे? राजनीतिक, गणितज्ञ, क्या थे? बहुत ही आसान है, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। मत्त विलास प्रहसनम का लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए। मत्त विलास प्रहसनम का लेखक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? महेंद्र वर्मन। मत्त विलास प्रहसनम का लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। यह एक संस्कृत नाटक है और इसके लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम थे। ठीक है। इसमें सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में वर्णन मिलता है। यह एक परिहास नाटक है, धार्मिक आडंबर पर इस पर कटाक्ष किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन या फिर महिपाल? किसने लिखी है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक? भोज ने लिखी है। क्या हो जाएगा? भोज आंसर सही है। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है? हर्ष के द्वारा बताना है कौन कौन से हैं। इन्होंने 3 लिखी है, तीनों बताना है आपको कौन कौन सा लिखा है। आपके सामने ऑप्शन है एंड कूट भी है, जल्दी से बताइए। 2014 का एक क्वेश्चन है। प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित और रत्नावली किसने मतलब ये हर्ष ने कौन सी 3 रचनाओं का लेखक किया है? 3 नाटक ग्रंथ का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन कौन सा लिखा है? प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली ठीक है। और प्रियदर्शिका जो है ये 4 अंकों का नाटक है। इसमें वत्सराज और उदयन के अंतःपुर के प्रणय कथन का वर्णन है। रत्नावली की बात करें तो रत्नावली में वत्सराज, उदयन तथा उनकी रानी वासोदत्ता की परिचारिका जो है नागरिका, उनकी प्रणय कथा का वर्णन है। और नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित है। नेक्स्ट है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो कौन है ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भगवती सरस्वती। नेक्स्ट, किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। चारों में से आपको बताना है कौन से प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं। 2021 का क्वेश्चन है, ये आरओ में आया हुआ है। काफ़ी मुझे लग रहा है ये कुछ क्वेश्चन आप लोग को टफ लग रहा होगा। चलिए इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इसका आंसर हो जाएगा गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल जो है, ये दोनों जो हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। पाल वंश के संस्थापक जो गोपाल हैं और पल्लव शासक नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुने थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा की गई थी और धर्मपाल को उपाधि दी गई थी, उसका नाम था परम सौगात। नेक्स्ट चलते हैं, शासकों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित करके बताना है कि कौन से किस कालक्रम में बताना है। 2017 क्वेश्चन है। विद्याधर, धंग, यशोवर्मा, कीर्तिवर्मा। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा आंसर। अब तक आंसर आ जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यशोवर्मा, फिर धंग, फिर विद्या, फिर कीर्ति। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? 3 2 कहाँ पर है? ए ऑप्शन में।
ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह थी? बताना किसकी उपाधि आदि वराह दी गई थी? क्या हो जाएगा? 2017 का ही क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। आदि वराह उपाधि किसकी थी? मिहिर भोज की थी। मिहिर भोज या वैष्णव धर्म अनुयायी था, इसे आदि वराह और प्रभास, एक उपाधि और दी गई थी, प्रभास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम था इनका? जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? क्या था? शाही खां था। क्या था? शाही खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा? कोल, कोयल, महोत्सवनगर, महोबा, महोदय श्री, कन्नौज, जेजाग, भुक्ति, कौशाम्बी। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। आंसर पता चल गया होगा आप लोग को। इसका क्या है? जेजाग भुक्ति। कोल, कोयल जो अलीगढ़ से संबंधित है, महोत्सवनगर, महोबा, ठीक है, मतलब ये पूर्व मध्यकालीन हैं और वर्तमान अवस्थिति इसकी यही है। कोयल जो है ये अलीगढ़, महोत्सवनगर, महोबा, महोदय श्री, कन्नौज, और जेजाग भुक्ति कौशाम्बी नहीं बल्कि क्या है? बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड। तो चलिए, आज काफ़ी इन्जॉय किया होगा आप लोगों ने, यही उम्मीद करते हैं। और सारे क्वेश्चन आपके लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने आंसर आपने अटेम्प्ट किए और कितने सही गए हैं। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा जो कि मिडल हिस्ट्री से संबंधित होगा। बस इसको आप क्या करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जितना पॉसिबल हो शेयर करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जो नए व्यूवर्स हैं। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।